तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों लोग इस देश में लॉ की बिरादरी के बड़े सम्मानित सदस्य हैं। सर, आपने एक नूरानी लेक्चर दिया था जिसमें आपने राम मंदिर पर जो एक यूनानिमस वर्डिक्ट आया था 5-0 से, उसकी आपने आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थी। जब हमने इन टिप्पणियों के बाबत जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा कि सेट कि मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने कहा, कुछ न्यायाधीश अपनी रिटायरमेंट के बाद सोशल एक्टिविस्ट और समाज सुधारक बनना चाहते हैं। जस्टिस मुरलीधर, योर रिस्पॉन्स? I take it as a compliment. But my only comment was that the court should have explored that possibility. आई विल कम बैक टू यू, पर एक आपके साथ बातचीत में जहाँ पे मैं अटक गया, जो बड़ा भयावह है कि हम जिनके दरवाजे पर न्याय मांगने जाते हैं उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसी हाई कोर्ट जज ने कहा, उसका ये कहना है कि हाँ, मेरी अपनी वेडिंग की सालगिरह होने वाली है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, मैं तो पार्टी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बॉलीवुड का आइटम नंबर डांस कीजिए। प्रॉब्लम ये है, अगर ये कल्चर हट जाए तो शायद महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी। जस्टिस मुरलीधर, कैन वी टॉक अबाउट योर ट्रांसफर नाउ? Till date, I don't know the reasons for my transfer. पूरी बातें हो रही है जुडिशरी में, और जब पावर ऑफ ट्रांसफर अब एक आर्बिट्ररी पावर हो गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस चल रहा है कि इतना करोड़ कैश मिला, किसका है किसका नहीं, ये जांच कैसे होगी? ये कमरा आपका है, आप इस कमरे के मालिक हो, आपके कमरे में कैश मिली है, किसको जवाब देना पड़ेगा कि कहां से आई? जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम लेके एक उदाहरण बनाया गया है, नेमिंग एंड शेमिंग। सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप कहेंगे नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप एक जज को करप्ट ब्रांड कर देंगे और बस ट्राई हो जाते हैं। जी मैम। आपने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया, किस लिए? हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कोर्ट के बारे में लिखते और कुछ भी बोलते हुए। और सबका डर होता है कि साहब कंटेम्प्ट ना लग जाए। बिल्कुल। देखिए, कंटेम्प्ट जो होता है ना, और आप और मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों के खिलाफ हो जाता है। कितना बड़ा इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस देश में नक्सलाइट्स को सपोर्ट दिया है। इससे बड़ा इल्जाम लग नहीं सकता, और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। हमारे और आपके पुरखे एक किताब लिख के गए हैं बहुत कमाल की, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत के श्लोक की एक पंक्ति है, यतो धर्मस्तथे जया, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जय होती है। पर धर्म से हमारा तात्पर्य क्या है? क्या ये अलग अलग पंथों और संप्रदायों की किताबों में वर्णित धर्म है, या एक इंसानियत का, न्याय की अवधारणा जिसमें करुणा शामिल हो, जिसमें बराबरी का भाव शामिल हो, जिसमें जिम्मेदारी शामिल हो स्टेट की और इसके नागरिकों की, ये वाला धर्म? इस धर्म की रक्षा का, नागरिक धर्म की रक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा। बाकी अदालतें हैं जहाँ जिनकी चौखट का हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर हम और आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितना कम जानते हैं। जजेस के चयन की प्रक्रिया, जजेस के अपने बायसेस, अपने भेदभाव, अपने पक्षपात, अगर उनमें कोई खराबी आ जाए तब इसकी जांच ये लोकतंत्र कैसे करेगा? क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं? जो वकील वहाँ पर पेश होते हैं उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं? कुल जमा बात ये कि जो हमें और आपको रिप्रेजेंट करते हैं उस बार एंड बेंच में, उनके आपस के कामकाज कैसे हैं, उनको निर्धारित करने वाले, संचालित करने वाले नियम कैसे हैं, इसकी बड़ी क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है। भारत का संविधान ऐसे संविधान में है जहां नागरिक की जिम्मेदारियां और स्टेट की जिम्मेदारियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक वैज्ञानिकवादी दृष्टिकोण का विकास हो, ये लिखा गया है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे सामने हो, खास तौर पर ताकतवर हो, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए। आज की किताब वाला में हमने जो किताब चुनी है वो इसी मुहिम को आगे बढ़ाती है। और जब हम ऑथर्स से इसके बात करें उसके पहले मैं आपको स्ट्रांगली ये किताब रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ दर्शकों के लिए अंग्रेज़ी पढ़ना मुश्किल होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब हिंदी में भी आएगी। पर अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि ये किताब आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए। इस किताब का शीर्षक है इनकम्प्लीट जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट एट 75। हम सब जानते हैं कि 2024 में ये 75वां वर्ष पूरा हुआ और उसके बाद नए सिरे से समीक्षाएं और आलोचनाएं शुरू हुई।
क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस एडिटेड बाय एस मुरलीधर। जस्टिस मुरलीधर ने इसको एडिट भी किया है। इसमें अलग अलग विद्वानों के एसेज हैं। ऐसे 2 विद्वान हमारे साथ और मौजूद हैं। साथ में जस्टिस मुरलीधर हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर लॉयर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर मुखर हैं और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पर भी मुखर हैं, और इसके नाम पर जो सिर्फ लिप सर्विस होती है उसको लेकर भी बहुत मुखर हैं। खरी खरी कहने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड लीगल बीट कवर करने वाले पत्रकार हमें बताते हैं कि जजेस भी इनसे खौफ खाते हैं और जरूरी खौफ खाते हैं। ऐसी बहुत कमाल की इंदिरा जयसिंह की बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे दूसरे बल्कि कहें कि तीसरे मेहमान एडिटर साहब जस्टिस मुरलीधर को जोड़ दें, वो हैं जो हैं तो तंजौर से, तमिलनाडु से, लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत कमाल की हिंदी बोलते हैं, थैंक्स टू हिज मैरिटल चॉइसेस एज वेल। जी, ऐसे बहुत कमाल के राजीव रामचंद्रन सर, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों लोग इस देश में लॉ की बिरादरी के बड़े सम्मानित सदस्य हैं और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरेक्शन। हम भी बहुत ही एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच। जस्टिस मुरलीधर, आई विल स्टार्ट विद यू, हाँ जी। पर मैं किताब पर आऊँ ओके। इससे पहले एक 24 घंटे पुराना सर रेफरेंस है। हाँ। कल हमारा एक कार्यक्रम होता है गेस्ट इन द न्यूज रूम, उसमें 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। हमने उनको आमंत्रित किया था। सर, आपने एक नूरानी लेक्चर दिया था जिसमें आपने राम मंदिर पर जो एक यूनानिमस वर्डिक्ट आया था 5-0 से, उसकी आपने आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थी। जब हमने इन टिप्पणियों के बाबत जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा, जैसे उसमें एक ऑथरलेस वर्ड था, देवता, और जो आपने सबसे ज्यादा बात कही थी वो ये कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी क्या थी? Correct. क्या जल्दबाजी ये थी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले थे और उसके पहले वो ये करना चाहते थे? तो हमने पूरा वर्बेटम कोट किया। जस्टिस चंद्रचूड़ का सर रिस्पॉन्स था कि सेट कि मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने कहा, कुछ न्यायाधीश अपनी रिटायरमेंट के बाद सोशल एक्टिविस्ट और समाज सुधारक बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, उनकी राय है पर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऑथरलेस डिसीजन, ये समझना ज़रूरी है कि समाज में तनाव था तो हमने तय किया जजेस ने कि ये जजमेंट किसने किया ये हम नहीं लिखेंगे ताकि और इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। वी शैल स्पीक इन वन वॉइस। फिर उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट था, मेडिटेशन चलता रहता, तो उन्होंने कहा ये कोई जोक है क्या? वो खुद जज रहे हैं, कब तक मेडिटेशन चलता रहेगा? इतने बरसों से चल रहा था और ये रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि एक ऐसा हल नहीं सामने आया जिससे हर कोई सहमत हो। और तीसरा, देवता की अपील वाली बात पे उन्होंने कहा कि अगर वो सोशल मीडिया की क्लिप देखकर राय बना रहे हैं तो ऐसी राय बनाएंगे। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो अपने गाँव गए थे, वहाँ पे लोगों ने इन जनरल पूछा था मराठी भाषा में कि जब आप फैसले करते हो, इधर का भी पक्ष सुनते हो, उधर का भी पक्ष सुनते हो, तो कैसे राय बनाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो? तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे हमेशा सत्य और न्याय की राय पर रखे। He is calling you a social activist, समाज सुधारक। Justice Muridhar, your response? I take it as a compliment. Actually, he is fully aware that even before becoming a judge, I was associated in a large number of PILs and social causes. Even as a lawyer, I've taken up many of such cases before the court and argued them. So I don't think he meant it negatively at all. Knowing Justice Chandrachud, I would take it as a compliment. और जो मीडिएशन वाले प्रोसेस को लेके उन्होंने कहा कि why is he taking like as if it's a joke? पैरा 32 सीधी पढ़ेंगे आप जजमेंट का, उसमें ये लिखा गया है कि जो कमेटी फॉर्म हुआ था वो अगस्त 2019 में फॉर्म हुआ था जी, और मार्च 2019 में फॉर्म हुआ था, और अगस्त आफ्टर फ्यू मंथ्स दे टोल्ड द कोर्ट वी नीड सम मोर टाइम। ठीक है, दिस इज अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड ओनली इन 2019. इट वाज नॉट अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड मेनी इयर्स अगो. एक्चुअली ये जजमेंट में लिखा है कि ऑन 18 अक्टूबर 2019 जब हमने रिजर्व करने वाले थे जजमेंट को जी, तब हमें एक रिपोर्ट दिया गया था जो फाइनल रिपोर्ट ऑफ द मीडिएशन. ये फेलियर रिपोर्ट नहीं था. इन्होंने लिखा है पैरा 32 में कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दे हैव अराइव्ड एट अ अग्रीमेंट ऑन विच वन ऑफ द पार्टीज द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैज साइंड. So this is not a failure of mediation according to that judgment.
And the judgment says, but other parties have not signed onto the judgment, Ji. which of course nobody can dispute. My only point was this: if mediation had progressed and they were giving you a final report which says that parties have arrived at a settlement, जी can I just read the exact paragraph 32? Yes. Then it will make things absolutely clear that I am not making this up. This is Because what he was the not judges- sure कि आपने judgment पढ़ा भी है. No, no. In He fact, said it on record. no, I have gone through this several times, and I'm going to read that para 32 for your benefit of your viewers. Just let me read this. On 8th March 2019, a panel of 3 mediators was constituted by the Supreme Court, Yes. not by somebody else. Time was granted to complete mediation proceedings, which was extended on 10th May 2019. So we are starting in March, we are in May, 2 months. Since no settlement had been reached, on 2nd August 2019, the hearing of the appeals was directed to commence from 6th August. Appeal की hearing शुरू हो रही है 6th August को. During the course of the hearing, a report was submitted that some of the parties desired to settle the dispute. मैं इनके judgment से पढ़ रहा हूँ. This court, by its order dated 18 September, observed that while the hearings will proceed, if any parties desired to settle the dispute, it was open for them to move the mediators and place a settlement. If it was arrived at before this court. Final arguments, this is so important, final arguments were concluded in the batch of appeals on 16th October 2019. ये डेट हमें याद रखना है क्योंकि जजमेंट का डिलीवरी का डेट है 9th November 2019. Yeah. आप गैप देख लीजिए 16th October से 9th November. On the same day, that is 16th October, the mediation panel submitted a report titled Final Report of the Committee, stating that a settlement had been arrived at by some of the parties to the present dispute. The settlement was signed by Mr. Zufar Ahmed Farooqi, chairman of the Sunni Central Waqf Board. Though under the settlement, Sunni Central Waqf Board agreed to relinquish all its rights, interests and claims over the disputed land, this was subject to fulfillment of certain conditions stipulated. The settlement agreement received by this court from the mediation panel has not been agreed to or signed by all the parties. So इनका कहना है एक पार्टी ने सहमत है इसमें साइन भी किया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड है, निर्मोही अखाड़ा नहीं है और दूसरे क्लेमेंट्स नहीं. Moreover, it is only conditional on certain stipulations being fulfilled. Hence, the settlement cannot be treated to be binding or concluded agreement between the parties. What I was trying to say is, this is not a failure of mediation. And in regular civil disputes, when parties tell the court that we have reached this far, and maybe not everyone has agreed, जी normally the court says, let us find out what is the points of difference and let us see if we can resolve them. I was not trying to suggest that they should have done it. I said this possibility was not explored. Since they closed arguments on 16th October and only 3 months had gone by, my worry was this, that in a matter like this, when parties are saying that they have arrived at a settlement, why didn't you explore the possibility of that? I also said in my speech, it doesn't mean that the matter could have got settled. They have not got settled. But as a court, एक मौका दिया जा सकता था. आप ये कह रहे हैं. आप ही कह रहे हैं इतने साल का फेस्टरिंग डिस्प्यूट है और ये रिजॉल्व इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकता है. ये फेथ एंड बिलीफ पर जा रहे हैं ना. एज अ सुप्रीम कोर्ट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई लॉ. ये खुद कह रहे हैं. ऐसे जजमेंट को हरी करके आपने फेथ का जिक्र किया, मुझे प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का जो क्रिटिक है अगेन ऑन द सेम जजमेंट, वो ध्यान आ गया. बहरहाल So, I am not trying to suggest that, mediation should have gone on for some 10 years or 20 years. Certainly not. The mediation started only in March and we were only in October. And for a matter which is 100 years old, if they've made so much progress, with a little more push from the court, I'm sure they would have got closer to a settlement, is what I feel. I may be wrong. I said in the speech also. I may be wrong on that, but my only comment was that the court should have explored that possibility. ग्रेट. कमिंग बैक टू द बुक. इस किताब में 24 अध्याय हैं. 5 हिस्सों में ये किताब बटी है, 6 हिस्सों में. पहला हिस्सा है द कोर्ट एंड इट्स एक्टर्स, जिसमें कई नामचीन लोग जैसे जस्टिस शाह हैं, जस्टिस मदन लोकुर हैं, राजू रामचंद्रन जी हैं, जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं, इन सब के आर्टिकल. उपेंद्र बख्शी जी का जो बड़ी एक लीगल ओपिनियन वाली हस्ती हैं, एक लंबा इंटरव्यू है. दूसरा हिस्सा है द कोर्ट एंड क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर. इसमें क्रिमिनल की जो बड़ी लॉयर जैसे रेबेका जॉन है, नित्या रामकृष्ण, निविंदा कुवर, इन सब के आर्टिकल्स हैं.
द कोर्ट एंड इक्वालिटी है तीसरा हिस्सा, जिसमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर मोहन गोपाल, पी साईनाथ, हमारी बिरादरी के जर्नलिस्ट के बहुत कमाल, खासतौर पे रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्टिंग, और इंदिरा जयसिंह मैम का एक लंबा इंटरव्यू है। और उसके बाद द कोर्ट एंड सब्सटेंटिव लॉज, इसमें गौतम पटेल, अरविंद दातार, के चंद्रू, गौतम भाटिया, अमित जॉर्ज, ये सारे नाम हैं। ये वो नाम हैं दोस्तों जो कानून के विद्यार्थी जिनका लिखा पढ़ते हैं, जिनके लिखे पे बहसें होती हैं, और ये सब इस एक किताब में संकलित होकर साथ आए हैं। फिर द कोर्ट, बार्ड एंड लीगल एजुकेशन में एक बैकग्राउंड नोट है जस्टिस मुरलीधर का लिखा हुआ, फिर एक मीनाक्षी अरोड़ा जी के साथ इंटरव्यू है, और गोपाल सुब्रमण्यम, अगेन एक बड़ी लीगल हस्ती, उनका एक ऐसे है। और लास्ट पार्ट है द कोर्ट एंड फ्यूचर, जिसमें डिजिटलाइजिंग द जुडिशरी करके जस्टिस मुरलीधर का एक लेख है। और फिर श्री राम पंचू, अभी हम मीडिएशन की बात कर रहे थे, मीडिएशन की, वो भी उसका हिस्सा थे, तो उनके साथ एक लंबी बातचीत है। आई विल कम बैक टू यू, पर एक आपके साथ बातचीत में जहाँ पे मैं अटक गया, जो बड़ा भयावह है, डरावना है, मैं आपको कोट कर रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द जुडिशरी इज द सेक्शुअल हेरेसमेंट ऑफ विमेन जजेस, अ वेरी बिग इशू, द डर्टी सीक्रेट ऑफ द जुडिशरी। Then what is this talk of sensitivity all about? I have personally handled 4 cases of women judges who have been sexually harassed. अब मुझे नहीं लगता है मैम कि इस देश के ज़्यादातर नागरिकों को इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि हम जिनके दरवाजे पर न्याय मांगने जाते हैं उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैन प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस सो कॉल्ड डर्टी सीक्रेट? तो यही जो मुझे दिल पे धक्का लगता है वो यही है कि मैं रोज कोर्ट में जाती हूँ, रोज किसी न किसी की तरफ से न्याय मांगती हूँ, और मन में विचार आता है, अगर आप अपने जजेस को ही न्याय नहीं दे सकते हो तो इस देश की जनता को आप कैसे न्याय दे सकोगे। ये विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने ये लिखा। अब मैंने जो लिखा है बिल्कुल सच्चाई है। ये महिला जजेस मेरे पास आई और उन्होंने ये बताया कि हाई कोर्ट के जजेस ने उनको सेक्सुअली हैरास किया है। मैंने ये मामला छोड़ा नहीं। एक एक महिला जो मेरे पास आई उसका केस मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेकिन इम्पीचमेंट तक भी ले गई थी। तो उसमें एक जो केस था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के महिला जज का केस था। उसको किसी हाई कोर्ट जज ने कहा, उसका ये कहना है कि हाँ मेरी अपनी वेडिंग की सालगिरह होने वाली है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, मैं तो पार्टी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बॉलीवुड का आइटम नंबर डांस कीजिए। अब इतना कहना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये हाई कोर्ट के जज ने एक महिला जज को कहा, ये उनका कहना है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सवाल उठाना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कानून के हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट सब हाथ लगाने से नहीं होता है, शब्दों से भी हो सकता है। अब आप मुझे ये सवाल, इस महिला का केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लिया है और एक बार इम्पीचमेंट राज्यसभा में उस जज की पूरी इम्पीचमेंट भी हुई। सवाल यह है कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। मैं मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 235 है उसमें लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस को सुपरवाइज करने का अधिकार है। समझ गए ना आप? जी। एक हायरार्की होती है। जी। अब इस हायरार्की का फायदा उठाते हैं हाई कोर्ट के जजेस। कैसे उठाते हैं फायदा? इन महिलाओं जजेस का ACR वो ही हाई कोर्ट वाले जज लिखेंगे। इन महिलाओं का प्रमोशन उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उसका पूरा फायदा उठा के उनको जो ट्रांसफर भी हो सकता है। बोलिए, सही कह रहे हैं। तो ये जो मेरा जो एंगर है, मेरी जो डिस्कॉन्टेंट है वो ये है कि ये हिंदुस्तान की जुडिशरी इतनी हायरार्किकल क्यों है। और मैं मानती हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये ही रिलेशनशिप है। सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू होती है, वो हाई कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज तो नहीं करते हैं लेकिन उनका हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होता है, एक तरह का प्रमोशन होता है। तो हाँ जी का जो कल्चर है
और ये हाँ जी का कल्चर हमारे लीगल प्रोफेशन में भी है। आप कभी कोर्ट में जाके देख लो तो कोई कोई वकील किसी जज से पंगा लेने को तैयार नहीं है, चाहे उनकी जस्टिस उनके साइड पे हो। लेकिन जो हाँ जी का कल्चर है, सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर ये कल्चर हट जाए तो शायद महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी। और ये अभी एक साल भी नहीं हुआ, दूसरी मध्य प्रदेश की महिला जज से यही हाल हुआ है। हाँ, उसके केस में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था, लेकिन हरासमेंट था। उनकी एसीआर्स को बिगाड़ना, उनको उनके बारे में गलत कमेंट्स लिखना एसीआर में हाई कोर्ट जजेस कर रहे थे। ठीक है, तो मेरा क्वारल ये है कि आप एक डेमोक्रेटिक कल्चर लाइए। कम से कम अपने आप से जब आप कम्युनिकेट करते हो, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कल्चर तो लाइए ना। ये है उनका डर्टी सीक्रेट। लेकिन जो आर्टिकल 235 लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ओके, आई विल कम बैक टू दिस। पर आपने कहा कि एक चूंकि ट्रांसफर उनके हाथ में होता है और पनिशमेंट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जस्टिस मुरलीधर, कैन वी टॉक अबाउट योर ट्रांसफर नाउ? I have talked about it enough, but आप पूछिए, no problem. जी, ये कहा गया कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहते हुए जब राइट्स और उसके आगे पीछे के मामले और हेट स्पीच पे जब आप सुनवाई कर रहे थे, तब आपने एक आपके आलोचकों की नज़र में कठोर और समर्थकों की नज़र में जस्ट रवैया अपनाया और यू इंश्योर्ड कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, उनको भी उस न्याय की तपिश महसूस हो, और इसके बाद आपको यहाँ से रवाना कर दिया गया पंजाब हाई कोर्ट की तरफ। हाउ डू यू लुक एट दिस ऑर्डर? I had explained in my farewell speech also, जी, and this has been adverted to by many, that my transfer was already under process. But what was strange was the very night on which I had that hearing. जी, Actually, the whole thing started on the intervening night. So, if you look at the intervening night, that's when we had the hearing for giving medical relief to the riot victims. Because the ambulance was not being allowed to pass because of the curfew. The next morning, this petition was taken up, जी, which asked for action to be taken by the police against hate speeches being widely circulated in the social media. Now, the thing was, the senior judges were not available. I was the third senior judge. After the Chief Justice, Justice Sistani, and it was me. The other two were not available in the court. So, naturally, I had to take it up. And I asked for the response of the police as to what they were doing on these hate speeches. So, even the direction I issued was not to straightaway register an FIR, to ask what are they doing for the demand for the registration of FIR. And that very night at 11:35, and this is something I have not got an answer for. जी, Although the transfer was under process, there is a issuance of a notification by the central government, जी, which actually says that so-and-so is transferred. That notification was issued that night at, if I am not mistaken, around 11:35 or 11:40. जी, I want to know in how many such instances are transfer notifications issued at 11:45 in the night. Why are people missing out this very obvious thing? The timing, right? I'm not saying because of this order, you somehow, but if only this order and what I said in court makes you do it at 11:45 in the night, why wouldn't people put two and two together? ये इसलिए भी ज़रूरी है इस पर बात करना सर, क्योंकि जस्टिस मदन लोकुर ने एक इंटरव्यू दिया था लाइव लॉ को, उसमें उन्होंने इस केस का जिक्र किया। मैं उनको कोट कर देता हूँ। There's something to be said about transparency in the functioning of the Supreme Court Collegium. Right. On one occasion, I got the distinct impression that the CJI was advised by the executive. Executive से यहाँ तात्पर्य है भारत की सरकार, जो उस समय थी नरेंद्र मोदी सरकार. Advised by the executive to effect a transfer that of Muralidhar out of Delhi High Court for a judgment he had delivered. In my view, that certainly cannot be a ground for transfer, and so I expressed my disagreement with the proposal, and the CJI readily accepted my view.
It appears that after my retirement from the Supreme Court of India, the transfer issue was raised again, but the new entrant to the Supreme Court Collegium, Sikri, held the same view and he too opposed the proposed transfer. After the retirement of Sikri, Muralidhar was arbitrarily transferred out of the Delhi High Court to the Punjab and Haryana High Court. रहता है political pressure बहुत. See, this is what Justice Lokur has placed before us. We are also noticing, and if you read the pieces of Justice Shah, Justice Lokur, and even to some extent Raju के piece, इधर ही पढ़ेंगे, एक दो जो ट्रांसफर का रिकमेंडेशन जो करते हैं ना, उस पर कोई नोटिफिकेशन होता ही नहीं. महीना भर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैठ जाती है. तो एक जैसे कहते हैं ना पॉकेट वीटो, आप निर्णय लो ही नहीं. आप सौरभ कृपाल का केस, वैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो इसका मतलब क्या है? आर दे अग्रीइंग, डिसएग्रीइंग? तो इससे पहले भी ट्रांसफर का रिकमेंडेशन हुआ था फ्रॉम वन हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट से कहीं और, दिल्ली हाई कोर्ट से कहीं और के लिए, जिस पर इन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कोलिजियम वेट करता जा रहा, कुछ निर्णय लिया नहीं उन्होंने. So there is some say that the central government is having, which is contrary to what the Supreme Court Collegium is deciding, and about which there is an impasse. Impasse जो कहते हैं, मैं हिंदी में I don't know how to translate that. जो आगे नहीं बढ़ सकता है. गतिरोध, अटक जाती है, अटक जाती है जी. तो यही जस्टिस लोकुर कह रहे हैं. And if 2 times the collegium was not inclined, at least one member in each of those collegiums was not inclined to agree, because transfers 5 judges have to agree. And the person being transferred is never told. Although Justice Lokur says that there was some judgment, जी. till date I don't know the reasons for my transfer. We are only guessing. That whole procedure is opaque. You really don't tell the judge who's being transferred why the judge is being transferred. And that is a flaw, a lacuna in the system, that although we speak about natural justice in our judgments, and we find fault with administrative orders which are violative of natural justice, when it comes to a high court judge being transferred from one court to the other, that judge is not told why he or she is being transferred. You are only given a letter saying there is a proposal to transfer you from court A to court B. If you have anything to say, please say it at the earliest. Now, assuming that I say, in which case, in my case, I did not oppose the transfer. I said it in my farewell speech also. Suppose I had said, no, I object to this transfer, it would have made no difference. They would still go ahead and say you're transferred for administrative reasons, in public interest, or in the better administration of justice. There is a standard stock phrase. You want to add something? Yes, I want to बोलिए. give a contemporary example of what he's saying. इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. हम जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वकील हैं, जनता के लोग हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं? उनके जजेस का रेपुटेशन चला गया. किसी ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ कारण नहीं लिखा गया है कि किस लिए आपको ट्रांसफर किया जा रहा है. ना नेचुरल जस्टिस जैसे इन्होंने कहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है. किसी का एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगा. अगर मुझे से कोई एक्सप्लेनेशन मांगता, वो क्या देता? जब तक मुझे कोई आरोप नहीं लगता है, मैं जवाब क्या दूं? तो और ये क्या उसमें लिखा गया है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. बहुत बुरी बातें हो रही है जुडिशरी में, और जो पावर ऑफ ट्रांसफर अब एक आर्बिट्ररी पावर हो गया है. जी, ये पावर की बात हो रही है. आई विल कम टू यू ऐसे रिमूविंग एंड डिसिप्लिनिंग ऑफ जजेस. बिल्कुल आखिरी में आप जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल की चर्चा करते हैं, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर स्थायी समिति के पास गया, उसमें जो भी चेंजेस वगैरह थे, और फिर वो राज्यसभा में लैप्स हो गया, और कभी किसी ने इसके बारे में दोबारा बात नहीं की. जबकि ये एक ओवरसाइट बोर्ड, कंप्लेंट स्क्रूटनी पैनल, आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई कानून एग्जिस्टेंस में होगा तब थोड़ा सा ग्रीवेंस रिड्रेसल ज़्यादा हो पाएगा? जी सौरभ जी, सर. हम आपके कैदी हैं इस वक्त, जवाब तो हमें देना ही होगा. मुझे हैबियस कॉर्पस देना नहीं. लेकिन मुजरिम भी एक सवाल पूछना चाह रहा है सर आपसे, और जवाब जो है संक्षिप्त रूप में दीजिएगा. जी बिल्कुल. हाँ, वकील जैसे ने बहस कीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त. ये लल्लन टॉप क्या चीज है? सर, लल्लन टॉप हिंदी पट्टी का एक प्रचलन में चलने वाला पॉपुलर वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि कोई जो अपनी बनावट में बहुत देसी है, जी, बट दे एस्पायर टू बी गुड ऑन द टॉप. जी.
फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी जी comes from a very modest background. जी। पिताजी एक पंप ऑपरेटर थे और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है ना, रांची से, और फिर पूरी इंडिया को लीड किया, वर्ल्ड कप जीता. जैसे यूसेन बोल्ट जी जमैका में मॉडेस्ट बैकग्राउंड में पैदा हुए पर दुनिया के सबसे फास्ट स्प्रिंटर. और जब महेंद्र सिंह धोनी या यूसेन बोल्ट या ऐसे बहुत सारी हस्तियां जब उन्होंने कुछ हासिल किया तो उन्होंने अपनी शुरुआती पहचान को नहीं छोड़ा. जी तो ललन टॉप का ये मतलब है कि वो बड़ा देसी हो, रूटेड हो जी अपनी जबान के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपने खाने के लिए, बट दे नो दैट थ्रू हार्ड वर्क दे कैन बी एट एनी प्लेस. अच्छा समझे. हम भी दिल्ली के तमिल स्कूल में पढ़े हैं. जी, हाँ जी तो आप भरपूर ललन टॉप हैं. जी बिल्कुल. आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन. ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली. थैंक यू सो जी. मच. योर रिस्पॉन्स. Judicial Accountability and Standards Bill would have helped in devising methods short of impeachment. अब देखिए, कोई आरोप हो किसी जज के खिलाफ, क्या कर सकते हैं जी, इस वक्त? हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर, फिर माइनर पनिशमेंट, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, मेजर पनिशमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, सब कुछ हो सकता है. लेकिन एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको रिमूव करने के लिए सिर्फ एक मैकेनिज्म है और सिर्फ वो रिमूवल है. तो जो लेसर मिसडिमीनर्स हैं उनको चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है. और आजकल क्या हो रहा है, उनको ट्रांसफर कर दो. तो एक डिलिंक्वेंट जज हो तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बेटर है कि और किसी हाई कोर्ट में भेज दो? सालों से पनिशमेंट पोस्टिंग्स जो हुए हैं जजेस के नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ जुडिशरी में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवेज वगैरह में. जी, हम सर्विस फैमिली के हैं तो हम बचपन से सुन रहे हैं, उनको तो पनिशमेंट पोस्टिंग दिया गया है गुवाहाटी. जी जी. तो those high courts have passed resolutions. We are not a dumping ground. So this is a lazy way of dealing with the situation. There has to be a more structured way of disciplining judges, and for that this bill was necessary, which hasn't come through. I don't think this bill would have found much support within the judiciary, of course, जी, because judges like their security. But with their security, whether they are really independent or not, experience tells us जी. how many are independent and how many are not. आपने But there has to be जी, a method short of removal also to bring to discipline judges. जी. जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का केस चल रहा है, तो जस्टिस खन्ना ने जब इनिशियल ऑर्डर्स दिए तो उसमें एक ये भी था कि इनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट जी. भेज दिया जाए. इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया कि ये क्या बात हुई, ये गंभीर इल्जाम लगा तो वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाओ. जी बिल्कुल. और वो इलाहाबाद के ही लॉयर थे, जी. इलाहाबाद के ही जज थे, उनको दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. अच्छे जज थे बाय रेपुटेशन, बाय जुडिशियल रेपुटेशन, बट एक कलंक लगा के आप उनको वापस भेज रहे हैं. और उसमें आप लोगों को लगता है उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो थे पहले जगदीप धनखड़, उन्होंने इस खामी की तरफ ध्यान दिलाया. सीजीआई रहे चंचूड़ जी से हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा. आप लोगों को लगता है एफआईआर, तो भाई ये हमें समझ में नहीं आता सिटीजन के तौर पे हम कैसे रिएक्ट करें कि इतना करोड़ कैश मिला, किसका है किसका नहीं, ये जांच कैसे होगी? तो एफआईआर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा ना, पर एफआईआर ही नहीं हो रही. बिल्कुल, इट्स अ मिस्ट्री. और दिल्ली पुलिस का जो कॉन्टेक्ट था उस रात को, वो बहुत क्वेश्चनेबल रहा है कि क्या किया उन्होंने, कैसे उसको अनप्रोटेक्टेड छोड़ा. जो साइट ऑफ जो हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, फायर आर्सन कह सकते हैं, मगर यू कैन लीव द साइट अनप्रोटेक्टेड ना. जब आपके एक सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर गए हैं एंड ही सपोज टू प्रोटेक्ट दैट प्लेस, सो हाउ कम दीज बेसिक इंस्ट्रक्शंस वर नॉट फॉलोड? And what happened? I mean, we're still not, we're none the wiser, कहते हैं ना.
आफ्टर दैट इंक्वायरी रिपोर्ट इसमें पढ़ेंगे तो ये पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग। जब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स कहाँ से मिलने वाला है? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी ना। वो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करना था वो 3 जजेस कर पाएंगे क्या विदाउट पुलिस हेल्प? अभी भी जो इंक्वायरी कमेटी सेटअप हुआ है पार्लियामेंट नहीं है जी। हाँ, वो भी इन्वेस्टिगेशन यदि करना चाहते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द पुलिस। सी फोरेंसिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वाली केसेस में। जैसे फायर केसेस स्टार्ट हुआ, शॉर्ट सर्क्यूट हुआ या किसी ने जानबूझकर आग लगाया, दिस वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन होता है ना। जो फायर डिपार्टमेंट चली गई वहां पर, उसकी रिपोर्ट में ये लिखना Cause of fire. they should indicate what is the cause of fire. How come that fire department has not told us this? Second, even you have what is called a zero FIR कहते हैं ना, बिना एक किसी को मुल्जिम नामजद किए। हाँ, you can still register if it's a case of arson. Third, the judge is saying it's a conspiracy, which is also हाँ, thing ये which भी you can बात हुई कि register. जस्टिस वर्मा को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, so either way you should have registered a case for investigation. Why don't you register? मैं एक और बात कहूंगा रिलेटेड, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकंसिस्टेंसी है। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम लेके एक उदाहरण बनाया गया है, नेमिंग एंड शेमिंग। अब देखिए, इंदिरा जी ने केस फाइल किया था कई सालों पहले, कर्नाटका जजेस का कोई सेक्स स्कैंडल। इंदिरा जैसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी जी, इंदिरा जी ने बहुत केस फाइल किए हैं, उनमें से ये एक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो रिपोर्ट होगा ना, इंटरनल रिपोर्ट, हाँ वो बिल्कुल गोपनीय रहेगा। हम इंक्वायर करेंगे हाँ लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि क्या इसमें है। उन्होंने क्लियर कर दिया तो बस क्लियर कर दिया, और कुछ नहीं बताना है। अब उसके बाद वो तो बिफोर आरटीआई था इसी को साइड किया गया जस्टिस रंजन गोगोई वाले मामले। जी, उसके बाद तो आरटीआई आ गया, लेकिन उस टाइम भी उसको बिल्कुल गोपनीय रखा। ठीक है, किसी का कोई हक नहीं बनता, कंप्लेनेंट को भी कोई हक नहीं बनता कि मैं रिपोर्ट देखूं, राइट। लेकिन यहां एक जज के आउट हाउस में कुछ पैसा पाया गया है। जी तो एक ये बनाया गया ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए कि हम सब कुछ दिखा रहे हैं, वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। अब उस जज का रेपुटेशन का क्या होगा? एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप कहेंगे नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप एक जज को करप्ट ब्रांड कर देंगे और बस ट्राई हो जाते हैं। जी मैम, देखिए ये कॉन्वर्सेशन किस तरफ जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं। जस्टिस वर्मा की सफाई हो रही है या कानून के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती है बात। सीधा सवाल है, उनके मकान में, आप इस कमरे में, आप ये कमरा आपका है, आप इस कमरे के मालिक हो, आपके कमरे में कैश मिली है, किसको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से आई? उन्हीं को तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं उनकी सफाई करने के लिए। मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, आपका जो पहला सवाल था डर्टी सीक्रेट ऑफ द जुडिशरी, उसमें ये जो जस्टिस गोगोई के खिलाफ इल्जाम लगा, एक उनके ही स्टाफ मेंबर ने लगाया, तो आप सोचे कि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट क्या रही? मैं तो कहूंगी इल्जाम लगाना ही बहुत बड़ी बात हो गई। ये जुडिशियल स्टैंडर्ड है that a judge must be above suspicion। अब चाहे आप वो रिपोर्ट पब्लिक करो या ना करो, और राजू का जो कहना है वो गलत है। जो महिला को मैंने रिप्रेजेंट किया, एमपी की महिला, उसको कॉपी दी गई थी, इंटरनल कमेटी रिपोर्ट की कॉपी दी गई थी। तो मैं आज भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, आज भी आपके प्रोग्राम पे मैं ये डिमांड करूंगी कि जो जस्टिस गोगोई के खिलाफ इंक्वायरी की थी, जस्टिस बोबडे जब चीफ जस्टिस थे, उस रिपोर्ट की कॉपी आज भी आप पब्लिक करो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उनको ये जरूरी है। तो जो जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पब्लिक की गई, वो पहली बार सही बात की है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैं रिपोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसका
सुनिए, रेपुटेशन तो गया ही गया, रेपुटेशन कोई वापस नहीं ला सकेगा। लेकिन मुझे ये बात बताओ, आपने चंद्रचूड़ को इंटरव्यू किया, आपने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया, किस लिए? इतनी दोस्ती, किस लिए ट्रांसफर किया? वो वही सवाल है ना कि हमें बताते नहीं है कि ट्रांसफर क्यों होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस वर्मा और जस्टिस चंद्रचूड़ एक दूसरे के साथ एक ही बेंच पे 2-2 साल तक बैठे थे। उनको आप यहाँ लाए कि उनमें कौन सी ऐसी बात थी कि आप उनको दिल्ली ले आए? क्या प्लानिंग चल रही थी कि हम इनको सुप्रीम कोर्ट लेंगे? क्या प्लानिंग चल रही थी कि एक दिन वो चीफ जस्टिस बनेंगे? मैं ये सवाल उस दिन भी इनके प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि 2031 में चीफ जस्टिस कौन होगा उसका फैसला मैं आज करूंगा? किसने आपको ये अधिकार दिया है? हम सोचते थे सीनियरिटी के हिसाब से अपने चीफ जस्टिस होते जाएंगे। अब जमाना आ गया है कि हमारे 5 जजेस बैठ के 5 जजेस नो करेक्ट 5 जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं 2031 में इस देश का चीफ जस्टिस कौन बनेगा। अरे आपको ये भी पता नहीं है कि उस समय को किसकी सरकार होगी? 2029 में तो इलेक्शन आने वाला है। फिर आप कैसे ये फैसले करते हो? इसका जवाब कौन देगा? आपने जस्टिस चंद्रचूड़ से क्यों नहीं पूछा ये सवाल? मैम, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप शनिवार को जब ये प्रोग्राम रिलीज हो तब ज़रूर देखें, क्योंकि जस्टिस वर्मा के केस पर उनसे विस्तार से बात की गई। वी हैव नॉट रिलीज द इंटरव्यू येट। आई विल वॉच। जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। आप तो बाद में सब एडिट करेंगे। कुछ भी एडिट नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप तो फॉर रीजंस ऑफ टाइम तो एडिट करेंगे। नहीं, ये पूरा जाएगा सर। अच्छा, ठीक। ये भी एडिट नहीं होगा जो आपने कहा कि एडिट करेंगे। अब इंदिरा जी और मेरे बीच में कुछ डिफरेंस लग रहा है, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं कि इन हाउस कमेटी रिपोर्ट क्यों रिलीज किया गया है, बिल्कुल ठीक किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया ट्रायल को फैसिलिटेट किया कि वीडियो फुटेज को रिलीज किया, चैनल्स ने पकड़ा, ये सब करने का क्या जरूरत था? यही अच्छा, एक इससे और थोड़ा सा इतर मामला, जो कि बुक में बहुत रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं और समय की भी थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल। पी साईनाथ जी ने एक बड़ी ज़रूरी बात कही अपने ऐसे में कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये विजन है कि रूरल इंडिया में हालात कैसे हैं? डू hundreds of millions of poor rural Indians have the same access to it that urban people do? If they do not, should the court be bothered about that, or do they think that that is someone else's problem? Does the Supreme Court of India have a sense of the realities of the rural life? आप जज रहे हैं, आप दोनों वकील हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये एक्सपोजर की बात है ना, जजेस लार्जली कम फ्रॉम अमंग द लॉयर्स। वकीलों के बीच से ही जज बनते हैं, और वकीलों का जो एक्सपोजर होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा केसेस लेते हैं, किसकी केसेस लड़ते हैं, और किस वर्ग के लोग के केसेस लड़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि लॉट फ्रॉम वेयर द लॉयर्स आर पिक्ड अप आर लॉयर्स हुव डन सर्टेन काइंड्स ऑफ केसेस, बिकॉज एक क्राइटेरिया है जज बनने के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है। मान लीजिए एक वकील जो है मुफ्त केसेस लड़ रहा है या अमेरिकस क्यूरे केसेस लड़ रहा है, वो दिखा नहीं पाएगा कि मेरा इनकम 7.5 लाख का है, रिटर्न्ड इनकम। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। जो गरीबों के लिए आप लड़ते हैं, ज़्यादातर शायद यू विल नॉट बी पिक्ड अप एज अ जज इवन। So this is another issue that we have, that judges lack exposure, a rounded exposure to all kinds of issues facing people. And when you realize that 80% of the litigants in the courts, at least in the district courts, are from the weaker sections of society, the bar judges जो कहते हैं ना, बार से जो जज चुन जाते हैं, जो 2/3 of the judges हाई कोर्ट में बार से आते हैं, तो उनका exposure to not only issues involving rural poor, but even other issues concerning, different areas of freedom of speech and expression or criminal law, ये सब उतना नहीं है जितना होना है। क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठते हैं ना, you deal with all kinds of issues and you may not have an exposure to all of that. So साईनाथ का कहना बिल्कुल सही है कि जितना exposure है होना चाहिए उतना नहीं है। So this is I would say a shortcoming. आप लोग को जोड़ना चाहेंगे इसी में? अगर हम जो आपका ऐसे है इंटरव्यू है कि जेंडर के इश्यूज को भी और जोड़ दें, कल भी ये बातचीत आई, बिल्कुल। किस तरीके के रिमार्क दे दिए जाते हैं वहाँ
बैठ के जो आपने कहा कि आइटम डांस करेंगे क्या, मतलब जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो जेंडर के मामले में सेंसिटिव और प्रोग्रेसिव जजमेंट देंगे, वो उनको खुद ही नहीं पता कि जेंडर इक्वालिटी क्या है। उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज है। तो जैसे मैंने लिखा था, आपको पता ही होगा, वी पब्लिश डिजिटल मैगजीन कॉल्ड द लीफलेट, उसमें हमने बहुत कुछ इसके बारे में चर्चा की है कि लास्ट 28 अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक महिला भी नहीं आई है। जी, इस सवाल का जवाब कौन देगा? अब एक ही वैकेंसी आने वाली है जब जस्टिस गवाई रिटायर होंगे। तो यही एक रिफ्लेक्शन है कि हिंदुस्तान की जनता का रिफ्लेक्शन सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे ही नहीं है। कहाँ है शेड्यूल्ड कास्ट, कहाँ है शेड्यूल्ड ट्राइब, कहाँ है महिलाएं, और कहाँ है जो साइनाथ कहते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स? बेंच पे ही नहीं है। जस्टिस शाह ने अपने ऐसे में इस तरफ ध्यान भी दिलाया है कि 2018 से 23 के बीच SC ST OBC से जो रिप्रेजेंटेशन है उनका, और विमेन जजेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना कम है। 17% है इन तीन का, और विमेन जजेस का सिर्फ 13%, हाई कोर्ट के भी जोड़ के। और उनकी कास्ट कंपोजिशन भी थोड़ा देख लीजिए। हाँ, इसीलिए हमने कहा ना कि 17% में SC ST और OBC ये तीनों मिला के कैटेगरी सिर्फ 17% रिप्रेजेंट। जी, तो बैलेंस ब्राह्मण से तो हुए ना, अपर कास्ट। तो इसलिए साइनाथ कहते हैं, हमारा इस तरह चेतावनी देते हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ही सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। इसलिए जो जस्टिस मुरली ने कहा कि उनका नजरिया ही अलग है। जी, ये एक आखिरी सवाल है और फिर उसके बाद मैं किताब के टाइटल और कार्टून्स पर आऊँगा। हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कोर्ट के बारे में लिखते और कुछ भी बोलते हुए। बिल्कुल, और सबका डर होता है कि साहब कंटेम्प्ट ना लग जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। गौतम भाटिया जी ने इसके बारे में विस्तार से इसी किताब के उसमें लिखा भी है। Certain judges, for example, have even gone so far as to argue that calling a judgment a misdeed amounts to the contempt of the court. क्या करें सर इसका? मतलब सबकी सभ्यता समीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी फैसला है आलोचना से परे तो नहीं हो सकता है। आलोचना की भाषा ठीक होनी चाहिए, अनर्गल बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, पर नथिंग इज बियॉन्ड द क्रिटिकल प्रीव्यू। Actually, we have regressed, I would say. अब earlier judgments देखेंगे ना, ये पाएंगे कि जजेस कह रहे हैं हमारा शोल्डर्स जो है, कंधा काफी ब्रॉड है, ये सब हम सह सकते हैं। वो जो 80s में हुआ था कि हाँ, लॉ मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया था, हाँ, तो जजेस ने कहा था हाँ ठीक है, उनको बोल दीजिए, उनका अधिकार है। और बाकी जुरिस्डिक्शंस में देखेंगे ना, इंग्लैंड या कहीं, ये कंटेम्प्ट को बहुत रेयरली यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे इतना फ्रीक्वेंटली ये लोग यूज कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करते हैं ये। और कंटेम्प्ट में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट है, जो निर्णय दिया है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो सिविल कंटेम्प्ट है, वो तो रहना ही है। बिकॉज द फेथ ऑफ द सिटीजन इन द कोर्ट विल गो इफ आफ्टर हैविंग सक्सीडेड यू आर नॉट एबल टू गेट द जजमेंट इम्प्लीमेंटेड। मगर ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है, जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, इसमें वी एक्सपेक्ट द जजेस टू राइज अबव दिस, not to react to every small, reaction from the general public. We expect them to rise well above it because they are not under any threat. जी, They are not under any threat by one Facebook post or some thumbs up. This is not how we expect the judges to react to this kind of a thing. And they should have a sense of humor. I would urge that we must have the ability, some ability to laugh at ourselves. वो बहुत जरूरी है। तभी तो इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है। जी, और हाँ जी मैम, आई विल कम टू यू। जी, मैं दोबारा इनसे सहमत नहीं हूँ। ओके। देखिए, कंटेम्प्ट जो होता है ना, और आप और मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों के खिलाफ हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। लेकिन अभी अभी आप दोबारा, मुझे आपको लीफलेट में एक आर्टिकल जो डॉक्टर मोहन गोपाल ने लिखा हुआ है जी, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने ये हमें लिख के दिखाया है कि हमारे होम मिनिस्टर ने, जो वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज, जी, उनके बारे में सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने तो नक्सलाइट के सपोर्ट में जजमेंट दे दिया।
अगर आप कंटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हो तो ये इससे बड़ा कंटेम्प्ट कुछ हो नहीं सकता, हम्म, ठीक है। लेकिन ऐसी बातें हम टाल देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसने कहा? एक बहुत महान इंसान ने कहा, होम ये मिनिस्टर अमित बात। शाह ने कहा। जी। लेकिन अगर ऐसी बात कोई मैं कह दूं या राजू पता नहीं कह दे शी इज नॉट श्योर। या आप कह दें, जी, आपको 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आने ही वाला है। मतलब जज का जो शोल्डर्स का जो ब्रेथ है ना, वी हैव ब्रॉड शोल्डर्स जो है ना, वो ब्रेथ वेरी करता है कि कौन बोल रहा है उनके खिलाफ। आप समझ रहे हैं ना? सोचो ये कितना बड़ा इल्जाम है, कितना, कभी आपने सोचा कितना बड़ा इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस देश में नक्सलाइट्स को सपोर्ट दिया है। इससे बड़ा इल्जाम लग नहीं सकता। और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जस्टिस रेड्डी कंटेस्टेंट थे, जो सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं, और उनके बारे में अमित शाह ने ये टिप्पणी की थी, जिसके बाद लीगल बिरादरी की तरफ से भी बहुत ऑब्जेक्शन एक वर्ग की तरफ से आया था कि इस तरीके से अगर कोर्ट के फैसलों की स्क्रूटनी करते हुए इस तरह के अगर रिमार्क दिए जाएंगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। How will the general public trust the judiciary or its judgments? This is a very serious matter. एक बात और मैं कहना सर। चाह रहा हूँ, जो मुरलीधर जी कह रहे थे, जजेस का सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल दिख नहीं रहा है। जी, एक ब्रिटिश जज ने कहा था, इफ समवन कॉल्स मी एन ओल्ड फूल, I will say he is entitled to his opinion. If he calls me a motivated old fool, then I look to see whether there is contempt. तो अच्छा ये बताइए, ये हम लोगों को जब ग्रामर के बारे में पढ़ाया जाता है तो ये जो इस तरह के ब्रैकेट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये जो टाइटल है इनकम्प्लीट जस्टिस, इसका क्या आशय निकाला जाए? You can look at it from 3-4 angles. एक है, एक आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन पर। जी, आई मीन उसमें लिखा गया है कि फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस जी, द सुप्रीम कोर्ट कैन पास सच ऑर्डर्स एज इट डीम्स नेसेसरी। जी, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो इस पावर को लेके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के जो डिसीजंस होते हैं उसका एक टियर ऑफ रिव्यू बनवाना है हाई कोर्ट में, टू अप टू दिस अयोध्या जजमेंट जो आप पूछ रहे थे। अयोध्या जजमेंट का जो भी ऑपरेटिव पोर्शन है सारा 142 के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये 142 पावर से को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं जी, और जो करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होता है, वो भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ट्राइब्यूनल की निर्दोषों को हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। दिस हैज एक्चुअली एडेड द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स and increased the waiting time for the litigants, increased the costs of litigation, and बहुत सारे ऐसे मामले हैं जैसे भोपाल कांड जो ट्रेजेडी हुआ था, गैस डिजास्टर। Even today the victims have not got full relief. yes, So there are many such instances where the court should have stepped in, where it did it half-heartedly, and there has been no closure, there is no complete justice. But like somebody can say this is your view of the court, ना? कोई कह सकता है नहीं मेरा एक्सपीरियंस कुछ दूसरे किस्म का एक्सपीरियंस था। एक्चुअली आई डिड हैव माय केस बीइंग कैरिड टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन एंड आई हैव गॉट कंप्लीट जस्टिस। सो आई वांट टू लीव इट एज अ पॉइंट फॉर डिबेट and discussion, and therefore it is in the bracket and with a question mark, so that different point of view can be urged by anyone looking at the court depending on what experience they've had in court. But I have placed through all our contributors, जी, we've placed certain things before you as a reader, and you can draw your own conclusions. So we welcome dissent, we welcome difference, we No welcome contempt. argument. No, we want that. See, we are too what should I say, too reticent, and we are not willing to talk about our public institutions the way we should be talking about them. जी, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव दूंगा। ये जो टाइटल जो है ना, ये मुरलीधर साहब एडिटर थे, उन्होंने चुना है पब्लिशर से बात करके, हमको तो कंसल्ट नहीं किया उन्होंने। ओके, तो मैं एक First आउटसाइडर dissent. का पर्सपेक्टिव सर। दूंगा, लेकिन ये सही टाइटल है। मुझे कंसल्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये
He's in बहुत ही agreement. बढ़िया टाइटल है। Okay. क्यों? सुप्रीम कोर्ट जब 50 इयर्स का एनिवर्सरी जब सुप्रीम कोर्ट ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक वॉल्यूम निकाला था। वो भी ऐसा एक वॉल्यूम था, बट ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट पब्लिकेशन थ्रू अ प्राइवेट पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। जी। उसका टाइटल था सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल, एसेज इन ऑनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है हम सुप्रीम हैं, लेकिन हम इनफॉलेबल नहीं हैं। कमियां गलती कर सकते हैं, जी। कमियां हैं। तो इस इनकम्प्लीट जस्टिस का ये भी मीनिंग हो सकता है सुधार कि की गुंजाइश। कंप्लीट जस्टिस ये इंस्टीट्यूशन नहीं दे पाया है क्योंकि वो इनफॉलेबल है, जी लेकिन उनको स्ट्राइव करना चाहिए जी टू इम्प्रूव, ताकि 100 इयर्स में ये थोड़ा लेस इनकम्प्लीट हो। जी। एक आखिरी सवाल, ये बहुत अच्छा प्रयोग है एक पाठक के तौर पे जो आपने हर चैप्टर के पहले एक कार्टून ऐड किया है। जैसे राजू सर बात कर रहे हैं, राजू सर के पहले वो सतीश आचार्य का ये कार्टून है। रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, बड़ी इसकी कुछ सेक्शंस में तारीफ होती है, तो लिखा भी है इट इज अ ब्रिज बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्स एक्स सीजीआई गोगोईज नॉमिनेशन टू राज्यसभा। पर इसमें कुछ और ही दिख रहा है कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है। या फिर ये मंजुल का कार्टून है, सीन 4 चीफ जस्टिस येट टू सी जस्टिस। ये उमर खालिद की फोटो है, बिल्कुल। जिनको 1500 डेज एंड काउंटिंग अभी तक बेल नहीं मिली। मैंने एक्चुअली इसलिए ये सब चुना है बिकॉज द वॉइस ऑफ द पीपल जो है ना, जी। ये कोर्ट तक पहुंचना है। आम आदमी के नजरिया में कोर्ट कैसे दिखता है, जी जो हम वकील लोग हैं, जजेस लोग हैं, हमने लिखा भी है। साइना जी जर्नलिस्ट हैं, तो डेलिबरेटली आई रिक्वेस्टेड हिम टू से वी नीड दैट अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अदर पर्सपेक्टिव। और इतने 3-4 स्ट्रोक्स ऑफ द पेन में can just सुंदर तरीके से they are able to bring out that entire controversy or the issue. And that is very necessary if we have to improve the whole system of justice. So this is all as a constructive criticism, a critical perspective, so that we increase the faith of the common person in the institution. सर, कॉमन पर्सन इंस्टीट्यूशन जस्टिस की बात हो रही, एक आपसे ये आखिरी सवाल इस बातचीत का। संशय, डायलमा होता है जब हम सब ने देखा कि अजमल कसाब मुंबई पर आतंकवादी हमलों के मेन गुनहगारों में से एक है, और आप टीवी स्क्रीन पे देखा, टीवी स्क्रीन पर देखा। जी, हमने टीवी स्क्रीन पर देखा, हमने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर कांबले और बाकी सारे लोग शहीद हुए, और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है। आपके मन में कभी डायलमा आता है, यार मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ या इसको लीगली हेल्प कर रहा हूँ? या बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वकील हूं। मैं नालायक वकील होता यदि मैं डर के केस ना छूता, या मैं अपने मन में तय कर लेता कि नहीं ये तो गिल्टी है, ये मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी सिविलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्स्ट accused, the most dreaded accused has a right to a fair trial. और जब उसको फेयर ट्रायल दिया जाता है, तभी जो वर्डिक्ट निकलता है उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिक्वेस्ट किया जी कि आप प्लीज इनका केस टेक अप कीजिए एमिकस क्यूरी में, एज अमाइकस क्यूरी, कोर्ट ने हमसे कहा वी वांट टू शो द वर्ल्ड what our legal system is capable of. तो we should be proud of this. how a civilized country behaves. That's right. And एक lawyer का जो professional code of ethics है, जी वो यही है। और आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, 3 दिन पहले ही आप ही के फ्रेटर्निटी की एक सीनियर जर्नलिस्ट, आजकल राज्यसभा की एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस की, सागरिका घोष जी जी, बहुत ही एजुकेटेड वगैरह, राम जेठमलानी को ग्रिल कर रही थी 20-25 साल पहले कि आपने मनु शर्मा का केस क्यों एक्सेप्ट किया। जी
बहुत ही एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं, तो अभी सुन के और अभी पब्लिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो मीडिया के हाई लेवल्स में भी ये इग्नोरेंस है कि वकील का क्या रोल है। वकील जज नहीं है ना, ऐसा कोई सवाल पूछना चाहिए क्या किसी वकील से कि आप क्यों इसका केस लड़ रहे हो? नहीं, ये तो हमें क्लियर था कि आपको कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया। मैं ये पूछ रहा था नहीं, प्राइवेटली भी कोई आता मेरे पास जी, और मुझे फीस देता, हाँ, या यदि मैं सेटिस्फाई होता कि ये जेन्युइनली फीस नहीं दे पा रहे और इस केस के काबिल मैं हूं, मतलब मेरे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ऐसा है कि मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा और मैं जेन्युइनली सेटिस्फाइड हूं कि ये नहीं दे पा रहे और मैं इस केस में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं टेकअप करूंगा जरूर, नॉट जस्ट एज अमाइकस क्यूरे बट एज अ प्रोफेशनल लॉयर। नाइस। ऑन दैट नोट वी विल जस्ट वन सेकेंड, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक शब्द यूज किया आपके इंट्रोडक्शन में, साइंटिफिक टेम्परामेंट। जी मैम, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है ये शब्द, और इतनी मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि वो ही साइंटिफिक टेम्परामेंट आज जुडिशरी से जाना नहीं चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और जो इंदिरा जयसिंह की इच्छा है वो इस देश की इच्छा भी है, पर इसके लिए जरूरी है कि इस देश के नागरिक अध्ययन करें, ताकि वो जो सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप हैं, वो जो सबसे बड़े कॉन्शियस कीपर हैं, उनके प्रेशर के चलते जज साहब हों या वकील, सबको ये समझ में आए कि चीज़ें जैसी हैं उससे बेहतर हो सकती हैं, ताकि ये जो इनकम्प्लीट जस्टिस है ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ने को एस्पायर तो करे, कोशिश तो करे। किताब वाला में बातचीत यहीं तक। मेरा बहुत मन है, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मेरा बहुत मन है कि ये तीनों लोग रुकें और बात करें, पर चूंकि ये लोग बहुत व्यस्त लोग हैं इसलिए ये बातचीत यहाँ रोक रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे मत दरेरा दीजिएगा कि इतनी अच्छी बातचीत हो रही थी, शॉर्ट में क्यों निपटा दी है। आप तीनों लोगों ने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको। और मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज जब आप लोग इतने विद्वतापूर्ण एसेज लिखें, राजू सर की तो हिंदी भी बहुत कमाल की है, भारतीय भाषाओं में हिंदी, तमिल, मराठी, बांग्ला, उनमें इन एसेज को प्लीज जरूर उपलब्ध करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सकें। जरूर जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतना ही, आप देखते रहिए ललन टॉप।